Hello everyone, welcome back to the channel Shiksha's Education. This is Sakshi and we are studying geography together. तो क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 में हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं. दैट इज अबाउट द 2 मेजर थिंग्स विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जिससे अर्थ बनती है. दैट इज लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. अब हम हमारे थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, जो अर्थ की सरफेस के ऊपर एक ब्लैंकेट टाइप से कवर किया होता है. तो उस लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. तो उसी लेयर के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. बट इससे पहले आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. तो द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ये डेफिनेशन. तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर वाली सरफेस में जहां हम रहते हैं, इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है. उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एयर की एक लेयर प्रेजेंट होती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. अब ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, ये हमारी अर्थ है. देखिए अर्थ के बाहर यहां पर एक लेयर प्रेजेंट है किसकी? एयर की. अब ये क्यों अर्थ के आसपास क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि हमें पता है अर्थ के पास एक पावर है. कौन सी पावर है? ग्रेविटेशनल पावर, जिसके कारण वो सारी चीजों को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. तो वैसे ही स्पेस में जो एयर प्रेजेंट थी, जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट थी, उन सारी गैसेस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. लेकिन वो कहाँ तक अट्रैक्ट हो पाई? सिर्फ अर्थ की सरफेस तक. अब क्योंकि इतनी सारी गैसेस थी, सब एक साथ मिक्स नहीं हो सकती थी, इसलिए सभी गैसेस ने एक लेयर फॉर्म कर ली कि किस लेयर पे कौन सी गैस प्रेजेंट रहेगी, कौन किस टाइप की कंपोजिशन रहेगा एयर का, वो उस टाइप से लेयर्स फॉर्म हो गई. तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सारी लेयर्स के बारे में कि एग्जैक्टली अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है. तो पहले तो यही इस पिक्चर में देख लेते हैं कि बेसिकली इसकी कौन कौन सी लेयर्स हैं. तो जो जस्ट जहां हम रहते हैं उसके ऊपर वाली जो लेयर है, उस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर. तो ये जो आपको लेयर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर में जनरली प्लेन, हेलीकॉप्टर और ये सारे हॉट एयर बैलून ये सब फ्लाई करते हैं. उसके ऊपर जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव करते हैं, वो किस लेयर में मूव होते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में. उसके बाद हमने हमारे चैप्टर 1 में कुछ मीटेरॉइड्स के बारे में और एस्टेरॉइड के बारे में देखा था. तो वो जब आते हैं ना, तो वो इस लेयर तक एंटर होने से पहले इस लेयर में ही क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो उस लेयर को हम बोलते हैं मीसोस्फेयर. क्या बोलते हैं? मीसोस्फेयर. नेक्स्ट हमारी लेयर है थर्मोस्फेयर. तो मतलब जब हम यहाँ से स्पेस सेंटर से, इसरो से कोई रॉकेट बनाया जाएगा तो वो फाइनली ट्रैवल करता है. तो वैसे तो पूरी स्पेस में करता है, लेकिन वो थर्मोस्फेयर में जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स होते हैं वो कहाँ पर सेटल्ड होते हैं? थर्मोस्फेयर में. और उसके बाद जो आखिरी लास्ट लेयर होती है दैट इज एक्सोस्फेयर. तो 5 लेयर्स हमने देखी, जल्दी से रिकैप करते हैं. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. चलिए आगे मूव करते हैं. इसी के साथ हम बात कर रहे हैं आप कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. आपका जो एटमॉस्फेयर है ये किन चीजों से, कौन कौन सी गैसेस से मिलके बना हुआ है? एयर के बारे में मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ. तो जो आपकी एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, ये कौन कौन सी गैसेस से मिलके बना है, वो सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पर देखते हैं. तो सबसे पहले तो बात करते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. मतलब हमारे ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर की, इसमें बहुत सारी अलग अलग गैसेस प्रेजेंट है. हम जो गैस इनहेल करते हैं वो कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है. तो एग्जैक्टली इसमें देखते हैं इन गैसेस का कंपोजिशन कैसे है, मतलब कौन सी गैस कितने % में अवेलेबल है. अब अगर आपको ये चेक करना है तो क्या करेंगे कि आप पूरे स्पेस में देखेंगे कि यहाँ पे ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं. आप थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट एक बैलून में भी अगर एयर भरते हैं, वो तो पर आप अपने मुंह से निकालते हैं. नॉर्मल कोई भी एयर को लीजिए और उसमें जब हम देखेंगे उस पार्टिकल्स को देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ज्यादा पार्टिकल्स किसके हैं? नाइट्रोजन के प्रेजेंट है यहाँ पर. दैट इज
78% पार्टिकल्स जो हैं वो नाइट्रोजन के प्रेजेंट हैं। उसके बाद बाकी के 21% पार्टिकल्स जो हैं वो ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंट हैं, और बाकी का बचा हुआ 1% जो है वो अदर थिंग्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं, वाटर वेपर वो भी तो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो भी इसी 1% में इंक्लूड हो जाता है। उसके अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल्स और भी गैसेस होती हैं, वो सब किस में आ जाती है, इस 1 पार्ट में। बहुत कम पार्टिकल्स उनके होते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली उसमें वाटर वेपर, मतलब कि जब हम देखते हैं ना रेनी सीजन में हल्की हल्की ह्यूमिडिटी हमें दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर। और वो किस लिए, हम ऑलरेडी वाटर साइकिल में देख चुके हैं कि इवेपोरेशन होता है वाटर का, तो वो इवेपोरेट होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कहाँ मिक्स होता है, एयर में मिक्स होता है। उसके अलावा एयर में कुछ हमें डस्ट पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं, पोलन ग्रेन्स, मतलब कि जिससे कि प्लांट्स में फ्लावर खिलते, फ्लावर से फ्रूट और सीड क्रिएट होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, पॉलन ग्रेन के। वो भी कहीं ना कहीं कहाँ रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर में। और बहुत सारी इम्प्योरिटीज जैसे कि स्मोक, वो भी तो वहीं प्रेजेंट है, वो भी तो एयर में ही मिक्स हो गया। सॉल्ट ऑल्सो प्रेजेंट, और कुछ अदर केमिकल हार्मफुल गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए कितनी सारी चीजें प्रेजेंट हैं इस ओनली 1%। 78% तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, लेकिन इस 1% में ही कितनी सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं। अब सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस, सबसे ज्यादा जो अवेलेबल है वो है नाइट्रोजन गैस, 78%। ये हमने कैसे टेस्ट किया, नॉर्मली हमने एयर को कलेक्ट किया जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, उसमें देखा कि ज़्यादा पार्टिकल्स किसके, नाइट्रोजन के हैं, उससे कम सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स नाइट्रोजन के, दैट इज 78%। उसके अलावा 21% क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और बाकी 1% जो है वो छोटी मोटी अदर थिंग्स प्रेजेंट है। सो जो 1% गैसेस है वो किस किस चीज़ से बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम एंड ओजोन। तो इन सारी चीज़ों से बनी है। सबसे पहले तो आपका है CO2 जो आप एक्सेल करते हैं, दैट इज 0.03% यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और उसके अलावा भी कुछ गैसेस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन मतलब तो यहाँ पे वाटर, मतलब कि वाटर वेपर भी प्रेजेंट है यहाँ पे। आर्गन गैस प्रेजेंट है, हीलियम और ओजोन लेयर, यहाँ पर ओजोन गैस प्रेजेंट है। अब बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो देखिए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या है, जहां पर हम रहते हैं एग्जैक्टली वहां से 1600 किलोमीटर तक जिस सरफेस है, अर्थ की सरफेस से हाइट मेजर की जाए तो 1600 किलोमीटर तक की जो सरफेस है उस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको, ट्रोपोस्फेयर। मतलब उस पूरी लेयर्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 लेयर्स में। और किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर, और उसको हम थर्मोस्फेयर को हम आइनोस्फेयर भी बोल सकते हैं, एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर्स हैं मेनली, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आगे देखते हैं अब क्या है, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम लेयर द। अब इसकी जो डेंसिटी होती है, मतलब सबसे ज्यादा एयर कहाँ प्रेजेंट होगी, है ना, इतनी स्पेस में कितनी एयर प्रेजेंट होगी, उसकी डेंसिटी है। तो सबसे ज्यादा एयर कहाँ प्रेजेंट होती है, अर्थ के सरफेस के आसपास होती है। और जैसे ही हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब नेक्स्ट लेयर में जाते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर के बाद नेक्स्ट लेयर में जाते हैं, तो ये एयर क्या होती है, लाइट होते जाती है, थिनर, मतलब कि डेंसिटी जो है एयर की वो कम होते जाती है, कम एयर प्रेजेंट होती है। और ये कैसे, जैसे हम हाई माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, आप देख सकते हैं, आप माउंट एवरेस्ट पे हाइट पे जाएंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होते जाएगा, क्योंकि वहां जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं लाइट, एयर क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है। उसकी डेंसिटी मतलब कि जितने अमाउंट में वो अर्थ की सरफेस
बेस के आसपास प्रेजेंट होती है उतनी जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उतनी नहीं प्रेजेंट होती है, कम होती है। तो इसलिए जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो एयर क्या हो जाती है, एयर कम हो जाती है। क्योंकि हम ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है अर्थ के सेंटर में क्या है, ग्रेविटेशन है, और ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही पूरी एयर कहाँ किसकी तरफ खिंचती रहती है, अर्थ की सरफेस की तरफ खिंचती रहती है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे आते हैं, आगे हम बात करते हैं एयर टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी पर। अब देखिए क्या है, हम हमेशा देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, कहीं क्लाइमेट हॉट है, कहीं पे क्लाइमेट कोल्ड है, वेदर गर्म है, ठंडा है। अब ऐसा क्यों है, इट इज, और ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एयर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मतलब क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस, मतलब अलग अलग टाइम पे हमें कभी गर्मी दिखाई देती है, ठंडी दिखाई देती है। ये हम किस बेसिस पे, किस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर के बेसिस पे। अब ये जो टेम्परेचर जो है वो किन किन फैक्टर्स से चेंज होता है, वो फैक्टर्स है लैटिट्यूड, मतलब कि लैटिट्यूड, हम ऊपर पोल्स की तरफ, लैटिट्यूड्स में इक्वेटर की तरफ जब रहते हैं तो वहां पे हॉटनेस ज्यादा होती है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो हॉटनेस कम होती जाती है। ये ऑलरेडी हम अपने लास्ट चैप्टर्स में देख चुके हैं कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सन रेज और अर्थ का जो शेप है उसके कारण होता है। सेकेंड जो है दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब जब हम सी लेवल से अर्थ की सरफेस से हाइट पे जाएंगे, ये जो एल्टीट्यूड है इससे इंक्रीज होता जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल जो है, एयर का प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी के आसपास रहेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम सी से दूर वाले एरिया में रहेंगे तो एज कंपेयर टू दैट एरिया वहां पे एयर प्रेशर कम रहेगा। विंड्स भी हैं जो कि टेम्परेचर को डिसाइड करती हैं, कहाँ से कोल्ड विंड्स आ रही हैं और हॉट विंड्स आ रही हैं। उसके अलावा ओशियन करेंट्स भी है, ओशियन करेंट्स भी हम देखेंगे। ओशियन करेंट्स क्या होते हैं, मतलब जो वाटर है उसका मूवमेंट, जो अंदर मूवमेंट चल रहा है उस मूवमेंट के कारण भी टेम्परेचर डिसाइड होता है। देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। तो जैसे ही हम लैटिट्यूड्स में इंक्रीज होता है, देखिए ये 0 डिग्री है इक्वेटर पे, लैटिट्यूड इंक्रीज होगा 1 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ पे 32 डिग्री पे एज कम्पेयर टू 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। और ऐसे ही हम जब यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुंच जाएंगे तो टेम्परेचर और भी बहुत कम होगा, ऐसे ही नीचे। और एटीट्यूड मतलब जैसे ही हम हाइट पर जाएंगे, हाइट इंक्रीज होते जाएगी तो भी टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। अब बात आती है एयर प्रेशर की। एयर प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर which the air around us exerts on the earth's surface is called air pressure। मतलब कि एयर जो है ना वो किस तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की तरफ, अर्थ की सरफेस की तरफ। और हमारी बॉडी में भी एयर प्रेशर, मतलब हम भी एक प्रेशर, अंडर प्रेशर है, एक प्रेशर के अंदर है, लेकिन हमें फील नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर है और वो प्रेशर और हमारी बॉडी का प्रेशर इक्वेट होता है तो उसके कारण हमें फील नहीं होता है। लेकिन जब यही एयर का प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम एयर की डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे एयर की डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इट इज़ ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर। और अभी ये एयर प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा, ये भी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर और एल्टीट्यूड। मतलब जैसे ही आप ज़्यादा हाइट पर जाएंगे तो एयर प्रेशर थोड़ा कम होता जाएगा। वार्म एयर, जो वार्म एयर होती है ना वो लाइट होती है और कोल्ड एयर क्या होगी, हैवी होगी। और इसलिए कोल्ड एयर में क्या होगा, एयर प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा। मतलब जब हम हाइट्स पे जाएंगे तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो जैसे ही अब जब हम एयर की लेयर्स पे मूव करेंगे, जो नीचे लेयर्स हैं वो एयर जो होगी वो हैवी होगी, उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं क्योंकि। वैसे ही हम थर्मोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और एक्सोस्फेयर पे मूव करेंगे तो वहाँ पे एयर का जो वेट है वो लाइट होता जाएगा क्योंकि उसमें और भी जो पार्टिकल्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो वहां पे एयर का वेट क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, एयर लाइट होती जाएगी। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर की। तो हमने 3 मेन एलिमेंट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दैट इज लिथोस्फीयर,
हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर क्या था, ये जो लैंड वाला पार्ट है दिस वाज द लिथोस्फीयर। वाटर वाला जो पार्ट है दैट इज हाइड्रोस्फीयर, और वाटर के ऊपर, लैंड और वाटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और इन तीनों में ही तो लाइफ पॉसिबल है। देखिए वाटर में वाटर एनिमल, एक्वेटिक एनिमल रह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा दे ऑल्सो नीड लैंड, क्योंकि वाटर के नीचे भी अल्टीमेटली क्या है, लैंड है। और जो वाटर एनिमल है, जितने भी एनिमल है, सबको एयर की जरूरत तो है। बिना ऑक्सीजन के, जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, नो लाइफ कैन सर्वाइव। उसके अलावा लैंड वाली जो चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी ह्यूमन बीइंग्स, क्या हम सिर्फ और सिर्फ लैंड के थ्रू रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वी नीड वाटर, वी नीड एयर। अगर लैंड नहीं हो, मान लीजिए, क्या हम सिर्फ वाटर में सर्वाइव कर पाएंगे? पूरे टाइम तैरते रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्या हम पूरे टाइम हवा में रह सकते हैं? या फिर बर्ड्स की बात करते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, क्या वो पूरे टाइम फ्लाई करते रहेंगे? लैंड नहीं रहेगा, ट्रीज नहीं रहेंगे लैंड पर, तो वो स्टे कहाँ करेंगे? पूरे टाइम वो स्काई में नहीं रह सकते। तो इसलिए लाइफ कब पॉसिबल हो पाएगी? जब इन तीनों का कंपोजिशन होगा। तो जब इन तीनों का कंपोजिशन होता है, जहां लाइफ पॉसिबल होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। तो आई होप आपको बायोस्फीयर का टर्म समझ में आया है। बायो का मतलब, बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो ऐसा स्फीयर जहां पे किसी चीज के कंपोजिशन से लाइफ पॉसिबल हो, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है? तीनों के बीच का इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कैसे? मान लीजिए ये है आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और ये है एटमॉस्फेयर। तीनों के बीच का ये जो इंटरेक्शन वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कम टुगेदर। तीनों एक दूसरे के एक कांटेक्ट में आते हैं और किसी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर वही कहलाता है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट, लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। अब ये इसी बायोस्फीयर के कारण हमारा अर्थ जो है एक सबसे ज्यादा यूनिक प्लैनेट हो जाता है पूरे सोलर सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ क्यों पॉसिबल है? बिकॉज बायोस्फीयर इज देयर। अब बायोस्फीयर जो है बायोस्फीयर में जो इनहैबिटेंट्स हैं, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको हमने मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये आप कहीं ना कहीं साइंस में भी पढ़ते हैं। तो प्लांट किंगडम मतलब कि प्लांट वाला पार्ट, लिविंग थिंग्स जो है, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस भी किस में आ जाएंगे? एनिमल किंगडम में। रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स। अब जो एनिमल किंगडम है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े ह्यूज ट्रीज और एनिमल्स तक। और अब ये सारे ही एनिमल्स जो होते हैं, सारी लिविंग थिंग्स जो होती हैं, यहाँ पे एक दूसरे पर ही इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कहीं ना कहीं एनिमल्स किस पर डिपेंड है? प्लांट्स एंड ट्रीज पर। प्लांट्स एंड ट्रीज भी तो एनिमल्स पर ही डिपेंडेंट है ना। तो इन दोनों के बीच का ही जो इंटरेक्शन है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। कैसे हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट है? क्योंकि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कौन दे रहा है? हमें प्लांट्स दे रहे हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो कौन ले रहा है? प्लांट्स ले रहे हैं, और उसको प्योरीफाई करके ऑक्सीजन के फॉर्म में हमें दे रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही तो हैं। और उसके अलावा जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन हमें जो मिल रही है, सब कहीं ना कहीं प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही मिल रही हैं। सो वी ऑल द लिविंग थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और इससे ही हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। सो अब जहाँ पे ये इंटरडिपेंडेंसी होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। अब ये जो बायोस्फीयर है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये डिफरेंट हो सकता है अलग अलग प्लेसेस पर। जैसे कि कैसे डिफर हो सकता है? क्योंकि हर जगह पे टाइप्स ऑफ प्लांट्स अलग होंगे, टाइप्स ऑफ एनिमल्स अलग होंगे, और वो कहाँ पे किस टाइप से प्रेजेंट होंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? वहाँ के क्लाइमेट से। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस हिसाब से वहाँ पे प्लांट्स एंड ट्रीज, जैसे हम देखते हैं माउंटेन्स में ट्रीज अलग टाइप के होते हैं, कोस्टल एरियाज में अलग होते हैं। एनिमल्स जो प्रेजेंट होते हैं माउंटेन्स में, जो कोल्ड रीजन में, वहाँ पे फरी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं जो साउथ वाला एरिया है, कोस्टल रीजन है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट जोन और ईच विद इट्स ओन क्लाइमेट, प्लांट एंड एनिमल। तो
इन सब के कंपोजिशन से, प्लांट, एनिमल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, सबके कंपोजिशन से जो एक जोन बनती है उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं, और इस जोन को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे कि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड हैं और एक लाइफ सपोर्ट कर रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी अर्थ एक इकोसिस्टम ही है, तो है इसके अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं सभी लाइफ जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, और ऐसे ही सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिवर की बात लेते हैं, छोटे से पॉन्ड की बात कर सकते हैं, वो एक छोटा सा पॉन्ड भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि वहां पे जितनी भी चीजें अवेलेबल है वो सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो इंटर रिलेशनशिप ऑफ द रियल। अब हमने इतने सारे रियल मतलब इतने सारे जेम्स के बारे में पढ़ा, अर्थ के जेम्स कौन कौन से हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये सब जेम्स ही तो हैं। इट इज फुल ऑफ सरप्राइज, इट इज सपोर्टिंग द लाइफ। तो अब इन सब के बीच में जो इंटर रिलेशन है ना, उसे ही हम बायोस्फीयर बोलते हैं। अब कैसा इंटर रिलेशन है देखते हैं। एक यहाँ पे नेचुरल बैलेंस है सभी के बीच में, अर्थ में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितना भी पूरा नेचर है, इन सब के बीच में बैलेंस है, तभी तो लाइफ सपोर्ट कर रही है। कैसे बैलेंस प्रेजेंट है, देखिए हम हमेशा फूड चेन की बात करते हैं, एनिमल चेन में बात करते हैं, तो यही तो एक बैलेंसिंग है। क्योंकि जिससे बैलेंसिंग कैसे, देखिए एक टाइगर डिफरेंट एनिमल्स, डियर्स को खा रहा है, क्यों खा रहा है, क्योंकि टू क्रिएट द बैलेंस। एक छोटा सा इंसेक्ट्स भी है, एक अर्थवॉर्म भी है, इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग बैलेंस इन अवर इकोसिस्टम। ए स्मॉल चेंज अफेक्ट वन, अगर एक किसी चीज़ में चेंज आता है तो उससे बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ, हमने डेवलपमेंट तो कर लिया, लेकिन उससे सबसे बड़ा चेंज जो आया वो वाटर लेवल में आया है। क्योंकि जो ट्रीज होते हैं ना, जो वो वाटर को होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टाइम तक, और डिफॉरेस्टेशन से जब हमने ट्रीज ही कट कर दिए तो जो अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो गया, डाउन हो गया। इंक्रीज एयर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं, सनराइज से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके कहीं ना कहीं कूल डाउन करते हैं। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो वहाँ का क्या हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और उससे क्या हो गया, हमारी जो ग्लेशियर्स हैं ना, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो इतना सारा आइस फ्रोजन है, वो कहीं ना कहीं इस राइज टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। और ये हमारे लिए इससे क्या हो रहा है, सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या, डिसबैलेंस हो रहा है। एंड ऑलरियम, अब इस अर्थ में जितने भी रियल्म के बारे में पढ़ा है, ये एक टाइप से नेचुरल बैलेंस तो क्रिएट करके रखते ही हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा हो गई हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया है। सो हाउएवर टू मीट द डिमांड ऑफ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, मोर एंड मोर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड अप। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है, उससे हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत हाई लेवल पे यूज हो रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं इनकी स्कैरसिटी भी हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, हाउसेज, मिनरल्स को यूज किया जा रहा है अपनी डेली लाइफ के यूज के लिए, मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है बहुत हाई लेवल पे। लैंड, वाटर और एयर जो हमारे नेचुरल अनलिमिटेड फॉर्म में प्रेजेंट थे, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं क्या हो रही, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण पॉल्यूट हो रही हैं। सो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस इम्बैलेंस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। अब वो कैसे कर सकता है, बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। आप अपनी क्लास में, अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों में इस अवेयरनेस स्प्रेड करके इस डिसबैलेंस जो इतना ज़्यादा हो रहा है उसको बैलेंस कर सकते हैं। सो आई होप, और इससे क्या होगा, अर्थ में भी, अर्थ के जो रियल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट होंगे, और हमारी अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस होगा। सो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, और यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन पे, जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर पे और एंथुसियाज्म के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में।